जी, क्या एक सीट गंवा दी है और एक पत्ता बचा लिया ये है, या जयराम रमेश ने कहा कि शतरंज की कुछ चालें और बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए? तो अब आपको लगता है कोई चाल बची हुई है? अब तो ऐसी कोई चाल नहीं दिख रही है धीरेन्द्र जी की लगे कि कांग्रेस जो है अपर हैंड हो जाए। और आज की तारीख में यह कहना भी अभी बड़ा मुश्किल है कि एक सीट बचा ली, एक गंवा दी। अब देखिए, क्या दोनों सीटें बचती है, दोनों सीटें हाथ से निकल जाती है। यह अभी आपके रिपोर्टर अविनाश जी बहुत सही कह रहे थे कि नरेटिव एक जो बनता है राजनीति में वही काम करता है। नरेटिव तो यही बना है कि राहुल गांधी डर गए हैं और वह जो है सेफ जोन में अपने को ले गए हैं। लेकिन वह सेफ जोन उनके लिए कितना कारगर होगा यह भी कहना अभी बहुत कठिन है, क्योंकि जब हवा बहती है तो बड़े बड़े पेड़ जो है आंधियों में उखड़ जाते हैं। अब उसमें राहुल गांधी जो है किस तरह से रायबरेली की सीट पर को फतह करने में कामयाब होंगे। आज की तारीख में जब वहां पर आप देखिए तो लगभग जो है 4 सीटें समाजवादी पार्टी की और 1 सीटें भाजपा की थी। और उसमें भी ऊंचाहार की सीट जो है मनोज पांडे साहब जो है भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं और अदिति सिंह जो है भाजपा में आ गई हैं। तो बाकी अगर अगर वहां का थोड़ा सा राजनीतिक हालात देख लीजिए तो 5 विधानसभा में 2022 में संपूर्ण कांग्रेसियों को 1 लाख के आसपास को वोट मिला है, यानी 5 विधानसभा में अदिति सिंह को छोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में वहां के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं, ये सिर्फ जो है शोरगुल मचाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं या जमीन पर उतर करके जो है राहुल गांधी को वोट भी देंगे। यह बहुत बड़ी चीज है। और मजेदार बात यह है कि ये इधर लगभग जो है 2019 के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में बहुत काम की है और जिस तरह से अंतिम किला तोड़ने का काम किया अदिति सिंह को साथ लेकर के फिर मनोज पांडे को, तो अब वो उतनी बड़ी जो आसान राह जो कांग्रेस को लग रही है उतना मुझे नहीं दिखता है कि बहुत आसान रहा है। और चूंकि दिनेश सिंह वहां के लोकल जो है नेता रहे हैं और आपने पिछली बार देखा कि लगभग जो है केवल 1.5 लाख 1,60,65,000 वोट से केवल चुनाव हारे थे और लगातार जो है अपने क्षेत्र में उनकी सक्रियता बनी हुई है। और दूसरी तरफ जो अभी जो कैंपेन भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ जो चलाएगी, अभी उसका असर 15-20 दिन में जमीन पर क्या होगा। स्मृति ईरानी बगल से जो है लगातार जो है टक्कर दे रही है, तो ये सारा कुछ जो अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी जो है प्रियंका गांधी कह रही थी कि अभी 6 तारीख के बाद जो है हम जो है अमेठी में डट जाएंगे, तो सवाल ये उठता है कि वो अमेठी में डटेंगी तो फिर रायबरेली में क्या होगा। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी हम लोगों को नजर रखनी होगी। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे जो है चुनौती बड़ी दिखती है। उसका कारण क्या है कि राहुल गांधी से जो उम्मीद थी कि भाजपा के खिलाफ जो एक प्रतिरोध का प्रस्तावना बड़ा खींचेंगे, वो प्रस्तावना कहीं दिख नहीं रहा है। वो खुद डरे सहमे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से भी माहौल बना कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है उसके खिलाफ गई है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक सवाल और भी लगातार भाजपा देखिएगा प्रचार करेगी रायबरेली में कि देखिए यहाँ चुनाव लड़के अगर राहुल गांधी जीतेंगे तो फिर जो है वायनाड चले जाएंगे, यानी वायनाड को अपना घर बता चुके हैं और उत्तर दक्षिण के विवाद को भी वो पैदा कर चुके हैं कि जो उत्तर भारतीयों में जो है राजनीति की जो सूझबूझ है वो कमी है। तो अभी ढेर सारे ऐसे जो है बाल उछाले जाएंगे जिसको झेलना जो है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, उनका थिंक टैंक के लिए बहुत ही कठिन होगा। धीरेन्द्र जी, मैं अगर इसको देखूं, लोग कह रहे हैं अगर अंदरूनी जो राजनीति पर नजर रखते हैं, गहरी इस परिवार पर नजर रखते हैं, उनके मुताबिक एक टिकट राहुल गांधी को दिया गया और एक टिकट प्रियंका गांधी को दिया गया है। चूंकि रॉबर्ट वाड्रा के बहुत करीबी हैं, अगर हम इनकी किशोरी लाल शर्मा की बात करें तो इनको जो प्रियंका गांधी के परिवार के लिए जो टिकट था, यानी प्रियंका के लिए जो टिकट था, उस टिकट पे उनकी चल के उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को वो टिकट दिला दिया। किशोरी लाल 1983 में लुधियाना से आए थे और राजीव गांधी के साथ थे और उसके बाद से अब तक हैं। खैर, मैं इस पर अभय जी के पास जाऊंगा कि वो राजनीतिक तौर पर इसको आंकड़ों में किस तरह देखते हैं, वो अलग बात है। पहले एक बार सुन लेते हैं कि इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं और अमित शाह क्या कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था
इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख कर भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी देश को एक नहीं रख सकती। एक कांग्रेस पार्टी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों को घर का घर दिया, घर में बिजली दी, नल से पानी दिया। अब आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी का एक फैसला कांग्रेस को बजाय आगे ले जाने के पीछे की तरफ ले जाता दिख रहा है। मैं अब चलता हूं अभय जी के पास। अभय जी, यूं तो जब इंदिरा गांधी लगातार मतलब 1977 की उस आश्चर्यजनक हार के बाद वापस लौटी, जीती, लेकिन सीट छोड़ दी। उन्होंने फिर उसको कहा गया कि गांधी परिवार नाराज हो गया रायबरेली से। फिर रायबरेली को कई बार टेस्ट देने पड़े, यहां तक कि रायबरेली में कांग्रेस ऐसी इनविंसिबल कभी अब बहुत अरसे बाद 77 के बाद मैं कहूं तो दिखी भी नहीं, क्योंकि 2 बार वो तीसरे नंबर पे भी रही है। जब वो हारी है 3 बार अगर वो देखें तो 2 बार बीजेपी कैंडिडेट से हारी है और वो तीसरे नंबर तक भी गई है अगर हम लोग बाद में उसको देखते हैं। लेकिन आपके हिसाब से आंकड़े क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि वायनाड से इनका आना, जो डरो मत और आप कह रहे थे कि इनको न सिर्फ बीजेपी बल्कि IUML भी डरा रही है, तो क्या वजह है कि ज्यादा डर रहे हैं क्या राहुल गांधी? देखिए मुनीर साहब, डर तो बिल्कुल है और डर पूरी तरह परिलक्षित हो रहा है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि डर का आलम यह है कि पहले मैं केरला से शुरू करता हूँ, फिर मैं यहाँ आऊंगा। देखिए, राहुल गांधी जी 2019 में एकाएक चले गए वायनाड इन्होंने सीट चुनी, वहां चले गए। केरला के लिए मुफीद कांग्रेस पार्टी की अभी भी मुफीद राज्य है। अब वहां पर चले जाने के बाद क्या हो रहा है कि वहां पर वायनाड लोकसभा में जो 7 विधानसभा की सीटें, उसमें 2 विधानसभा की सीटें ऐसी जिस पर IUML का प्रभाव है। अब वहां पर क्या है कि जैसे 2019 में राहुल गांधी वहां जाते हैं, IUML ने इनको ब्लैकमेल करके, इसको ब्लैकमेल वर्ड यूज करना कोई गलत नहीं है, मतलब एप्रोप्रिएट वर्ड कहा जाएगा वहां के लिए। उसने बगल के राज्य रामनाथपुरम में, बगल के स्टेट तमिलनाडु में रामनाथपुरम की सीट अपने लिए ले ली। कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, फिर भी ले लेता है। 2019 से भी ले लेता है, 2024 से भी ले लेता है, ले लेता है। उसके बाद उसकी यह स्थिति बनती जा रही है कि अभी जो 2021 में जो वह विधानसभा चुनाव हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी 93 सीट पर लड़कर के 21 सीट जीती और IUML 25 सीट लड़कर 15 सीट जीती। तो आने वाला जो 26 का विधानसभा चुनाव है, उसमें IUML की पूरी तैयारी है कि कांग्रेस को बताने के लिए कि आप मुझे चीफ मिनिस्टर का पोस्ट ऑफर कीजिए।
क्योंकि अब आपकी जो आप 93 पर 21 सीट जीत रहे हैं, 25 पर आपका मतलब 22 आप 23% सीट जीत रहे हो और मैं 60% सीट जीत रहा हूँ, तो मुझे सीट भी ज्यादा दीजिए और मुझे मुख्यमंत्री का पद दीजिए। और एक बात और है कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ, वहां पर जो कांग्रेस पार्टी नहीं गई है, उसका बहुत बड़ा कारण है IUML का प्रेशर। IUML को सजेस्ट किया था या IUML गाहे बागाई को इशारा किया था कि आप बच जाइए, और सिर्फ वायनाड सीट के कारण नहीं जा पाए। तो कहने का अर्थ है कि उसका काफी प्रेशर बढ़ता जा रहा था, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को अलग करने के लिए आया यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अंतिम समय में जिस तरह इन्होंने नामांकन की बात की है, अंतिम समय में इन्होंने जिस तरह नामांकन की बात की है, एकदम इस तरह कार्डर्स का जितना मोरल डाउन हो गया है, वो मतलब कि उसका हम व्याख्या कर नहीं सकते कि कार्डर्स कितने बुरे ढंग से, मतलब कि पूरे राज्य में केवल इस सीट पर नहीं, कांग्रेस का पूरे राज्य में और साथ ही साथ इंडी अलायंस का जो पूरे राज्य में जो कार्डर्स का जो मोरल डाउन हुआ है इस अंतिम समय में आकर के, वह थोड़ा सा इलेक्शन पर उसका असर पड़ेगा। अगर आप आंकड़े की बात करें तो देखते हैं कि अगर हम इसमें गौरी मतलब ऊंचाहार सीट पर के जो मनोज पांडे जी के बीजेपी की तरफ आ जाने के बाद अगर हम बात करें तो एक तरफ कांग्रेस और सपा के वोट को रख दे तो 4,60,371 वोट बनता है और बीजेपी का वोट बनता है 4,64,139 वोट। तो कहने का अर्थ नेक टू नेक फाइट हो जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मनोज पांडे पूरा वोट लेकर के आ जाएंगे, 82,000 को वोट पड़ा तो 82,000 वोट लेकर के आएंगे, मेरा ऐसा कहना नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार का मनोज पांडे के आ जाने के कारण जो एक मोरल बूस्टर हुआ है, चाहे कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट का अनाउंस करने में इतनी देरी कर दी है, तो उसके कारण से वहां का जो आबो हवा बना है, चाहे वहां की जो वस्तु स्थिति है, उसमें अब नेक टू नेक फाइट है और देखना है कि आगे कैसे आगे बढ़ती है। अगर इसके बाद मेरा एक और आपसे एक अलग है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक ही डेट पर अगर दोनों स्टेट के मतलब वायनाड को और रायबरेली का इलेक्शन अगर घोषित होना होता तो फिर क्या होता, तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेप होता। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और चलिए, अगर जैसे कि इससे पहले आप हम लोग के मित्र से बात कर रहे थे अरविंद जी से, तो मैं बता दूं कि 99 में सोनिया गांधी बेलारी की सीट भी जीती और अमेठी की सीट जीती, उन्होंने बेलारी को छोड़कर के अमेठी को अप किया। और 1980 में इनकी दादी बेडक और रायबरेली दोनों सीट जीती, तो उन्होंने रायबरेली छोड़कर के बेडक गई। तो कहने का अर्थ है कि गांधी परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वह ट्रैक रिकॉर्ड यह बताता है कि भैया एक व्यक्ति ने नॉर्थ की सीट रखी, एक व्यक्ति ने वो दक्षिण की सीट को रखा। तो देखना है आगे क्या होता है, लेकिन होने वाला है कुछ दिलचस्प, देखते हैं कैसे क्या होता है। जी देखिए, एक और बात जो हम लोग देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कांग्रेस के सामने अब सवाल होगा कि अगर कांग्रेस दोनों सीट जीतती है तो वो कौन सी रखेगी, क्योंकि जिस तरह की इस बार जो कैंपेन है कांग्रेस की, उसमें उसके जो DK सुरेश हैं, जो उसके भाई हैं वहाँ के शिव कुमार के भाई, सांसद एकमात्र जो वहाँ से जीते थे कांग्रेस के, उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि अलग कर देते हैं, राज्यों को अलग करें। ऐसे में और कास्ट लाइन पर इस बार राहुल गांधी जितनी एग्रेसिव कैंपेन चला रहे हैं, जो कभी कास्ट लाइन के अगेंस्ट उनके पिता राजीव गांधी का जो भाषण था, बहुत जबरदस्त भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसके अगेंस्ट वो इतना लंबा कैंपेन चला रहे हैं कि जो पूरी तरह से उस कास्ट लाइन को रायबरेली में आके उनके खिलाफ खड़ा कर देता है, अगर हम लोग उसका माहौल देखते हैं तो। क्योंकि इसी रायबरेली में एक बार 25,000 और एक बार 50,000, लगभग 49,000 सीट सिर्फ वोट मिले हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं है कि ये केक वॉक है, लेकिन कई बार आपका फैसला होता है कि जो आपकी पार्टी को सिरे से उतार देता है। अगले 4 फेज और होने हैं, आपने ऐसे समय पर ऐसा फैसला लिया। और मैं पूछूंगा अविनाश, ये जो मैं अगर उनको कहूं स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी, एक बार स्मृति ईरानी की मैं बाइट सुनवा देता हूं और उसके बाद आपसे पूछता हूं कि आखिर वहां का माहौल अब क्या हुआ, किशोरी क्या मुकाबला कर पाएंगे? गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है
उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णतः कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। यहाँ पर राहुल गांधी गाड़ी में बैठ चुके, क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। हम हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, देखिए, दोनों बातें अविनाश आपने सुनी। एक तो ये सुना कि किस तरह से अब स्मृति ईरानी जो है ज्यादा बेहतर विश्वास के साथ दिख रही। दूसरा आपने सुना कि किसी को चुनाव का संचालन भी तो करना था। चुनाव का संचालन हमेशा करते रहे हैं नेता, कोई नई चीज नहीं है कि वो चुनाव भी लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री बनारस में चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में संचालन कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछली बार चुनाव भी लड़े और संचालन भी किया। यानी प्रियंका गांधी कहना क्या चाहती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिवार क्या अपनी उसमें ही उलझता जा रहा है। अपनी रणनीतियां सही तरह से नहीं हो पा रही हैं, उनको अपने मोहरे सही से नहीं रखने आ रहे। क्या है, आपको क्या लग रहा है वहां दर्शकों के बीच, उस सारे मतदाताओं के बीच? देखिए धीरेन्द्र जी, चुनाव प्रबंधन और चुनाव लड़ने में फर्क होता है। केएल शर्मा अभी तक चुनाव प्रबंधन देखते थे और चूंकि वो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि थे तो जाहिर सी बात है कि जो क्षेत्र की समस्याएं होती थी वो सोनिया गांधी तक पहुंचाते थे और सोनिया गांधी उन समस्याओं को पार्लियामेंट में उठाती थी। लेकिन अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, यानी कि सीधी लड़ाई में है। वो उन्हें धरातल पर उतरना है, गली गली प्रचार करना है। हालांकि प्रचार वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन पहले वो सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लिए वोट मांगते थे। अब उन्हें खुद के लिए वोट मांगना है, यानी कि लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं भी उसी कैटेगरी का आदमी हूँ, उसी श्रेणी का आदमी हूँ और जितना भरोसा आपने गांधी परिवार पर किया उतना भरोसा आप मुझ पर कर सकते हैं। अब ये अमेठी की जनता के ऊपर है कि अमेठी की जनता कितना भरोसा केएल शर्मा पर करती है। ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक्चुअल जो स्थिति है वो आपको बता दूं। देखिए, चुनाव निश्चित तौर पर बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें एक बड़ी भूमिका होती है कार्यकर्ताओं की। जो पार्टी का काडर होता है, जब तक आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा नहीं होगा आप चुनाव नहीं जीत सकते या फिर चुनाव में आप जान नहीं लगा सकते। तो उसकी कमी मुझे नजर आई आज सुबह में जब केएल शर्मा के नाम की घोषणा हुई। हम लोग जब कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो ऐसा कोई कांग्रेसी नहीं था जो खुलकर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हो कि नहीं, केएल शर्मा भी ठीक है। हाँ, वो ये बोल रहा था कि पार्टी का जो फैसला है वो सराखों पर, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ता ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी होते तो बेहतर होता। तो इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, अब उतने मन से केएल शर्मा के साथ चुनाव प्रचार में नहीं जुटेंगे जितने मन से वो राहुल गांधी के साथ जुटते। तो एक कमी तो साफ तौर पर यहाँ नजर आती है। और देखिए, आपने एक आत्मविश्वास देखा। चूंकि कल तक की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी हाँ वो हमलावर जरूर थी, लेकिन आज वो आत्मविश्वास से लबरेज थी, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनका ये मानना है कि राहुल गांधी के सीट छोड़ने से नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात की 2019 के चुनाव में जब राहुल गांधी यहां से चुनाव हार गए तो केएल शर्मा तो उनके प्रतिनिधि हैं। तो ये फर्क साफ तौर पर अगर आप अमेठी आते हैं, यहां के लोगों से बात करते हैं और अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं तो ये फर्क आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि केएल शर्मा के चुनाव लड़ने में और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि प्रियंका गांधी ने बोला कि मैं 5 और 6 मई के बाद यहीं अमेठी में रहूंगी, और चूंकि जो उनकी टीम के लोग हैं, चाहे हम संदीप सिंह की बात करें, जो दूसरी टीम के लोग हैं, चूंकि उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जो गेस्ट हाउस है यहाँ मुंशीगंज का, इसके अलावा जो गौरीगंज में कांग्रेस का दफ्तर है उसमें भी एक बंगला बनाया गया है, तो उसमें हो सकता है कि संभवतः रुकें प्रियंका गांधी। तो कैंपेन उनका तो शुरू होगा। लेकिन जब बात आती है गांधी परिवार की, तो चूंकि देखिए
कनेक्ट तो है, हालांकि ये कनेक्ट काफ़ी कमज़ोर हो चुका है पिछले अगर 5-7 सालों की बात करें, क्योंकि देखिए चाहे अमेठी हो या फिर रायबरेली हो, तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता रहे जो बीजेपी के साथ हो लिए। अगर राजा संजय सिंह की बात करें, चूंकि वो इसी अमेठी से आते हैं, हालांकि थोड़ा समीकरण इस वक्त बदला हुआ नजर आ रहा है। रायबरेली की बात करें, दिनेश प्रताप सिंह जो कि उम्मीदवार हैं भाजपा के, पहले वो कांग्रेस के पाले में हुआ करते थे। अदिति सिंह जो कि सदर से विधायक हैं, वो बीजेपी की विधायक हैं। मनोज पांडे और ऐसे नेताओं की एक लंबी कतार है, चाहे अमेठी की बात कर लें या फिर रायबरेली की बात करें, जिन्होंने पिछले 5 से 7 सालों में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। और देखिए धीरेन्द्र जी, ये वो क्षत्रप हैं जिनके साथ कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन माहौल बनाने में ये जो नेता हैं काफी सक्षम माने जाते हैं। और जो उनका अपना 1000, 2000, 5, 10, 20, 50 हजार अगर हम वोटों की संख्या की बात करें तो उस वोट को वो शिफ्ट कराने में भी सक्षम माने जाते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित करेगी, ना सिर्फ अमेठी बल्कि रायबरेली में भी। देखिए रायबरेली में अब वो बात नहीं रह गई है जो 5 साल पहले बात हुआ करती थी कि एक तरफा वहां पर लड़ाई होती थी, कांग्रेस की जो विपक्षी पार्टियां होती थी वो धूल चाटती थी, वहां पर कहीं खड़ी नजर नहीं आती थी। तो वो स्थिति अब नहीं है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा कि दिनेश प्रताप सिंह ने भले ही चूंकि वो तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी कहा गया कि रायबरेली जैसी सीट पर टक्कर देना काफी मुश्किल था। तो वो फिजा में जो बदलाव है वो साफ तौर पर नजर आता है अमेठी में भी और रायबरेली में भी। अरविंद जी, मैं ये दरअसल ये एक फैसला दूसरे तरीके से भी है, क्योंकि अभी तक हम देखते आए 99 से अगर पूरा चुनाव प्रबंधन, चुनाव प्रचार किशोरी लाल शर्मा करते रहे हैं और 2004 के बाद तो वो दोनों ही सीटों को देखते रहे। अब ऐसे में जब वो खुद कैंडिडेट हो जाएंगे, अपने आप जीतना है, तो वो एक तो रायबरेली पर नहीं जा पाएंगे, वो आपको एक नया एकदम पूरी तरह सोचना होगा, उस तरह का चुनाव प्रबंधन कोई कर पाएगा, क्योंकि किशोरी लाल की वहाँ एक एक आदमी से जो पूरा रिश्ता उन्होंने बनाया है, हालांकि वो रिश्ता सिर्फ एक प्रबंधन का ही है, राजनेताओं की तरह उस तरह का रिश्ता नहीं जिससे हम लोग राजनीति में देखते हैं जब वोट की बात करते हैं। तो आपको एक तो लगता है कि सबसे पहले आपने एक मजबूत अपने शख्स को एक कमजोर सीट पर लड़ा दिया, क्योंकि आप वहां एक तरह से जब आप छोड़ के आते हैं तो आपका ना तो वो चेहरे का मुकाबला कर पा रहे हैं। और मैं जयराम रमेश को सुन रहा था जिन्होंने कहा था कि अभी स्मृति ईरानी की जो शोहरत थी ना, वो सिर्फ ये थी कि वो अमेठी से लड़ती थी। मुझे लगता है वो ये बात छुपा गए कि वो वहां से जीतती भी हैं, वो जीत चुकी हैं। तो आपको लगता है कि वो जो शोहरत वाली बात उन्होंने कही है, वो शोहरत वाली बात तो केएल शर्मा पर भी लागू होगी, क्योंकि वो कम से कम स्मृति ईरानी के सामने चेहरों की लड़ाई में तो बात अलग है, उनका कद तो कहाँ होगा, लेकिन उनकी जो वाक पटुता है, अभी तक तो हमने केएल शर्मा को उस तरह से कभी मंच पर दहाड़ते नहीं सुना है, और पहली लड़ाई आपको इतनी बड़ी देखनी पड़ रही है। तो आपको लगता है दोनों सीटों पर यह फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए वो कहावत है ना कि डर के आगे जीत की जो शोसेबाजी है, हवाबाजी है, सिर्फ विज्ञापनों में अच्छी लगती है। तो वो जयराम रमेश जी हो या बाकी कांग्रेस के नेता जो हो, चाहे जितनी बढ़ के बातें कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेठी में कांग्रेस जो है पूरी तरह से लड़ाई हार चुकी है। चुनाव से पहले ही जो पेड़ आधियों में उखड़ जाते हैं अंततः ईंधन ही बनते हैं, और वहां पे मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से ईंधन बनने को तैयार है। पुरानी फिल्मों में देखिए, राजाओं के या जो सत्ताधारी होते हैं उनका एक मुंशी होता है, सारे लोग, गांव के लोग, अगल बगल के लोग मुंशी से अपनी दरख्वास्त डालते हैं, सारा चीज करते हैं, तो कहता है कि ठीक है हम आपका प्रबंधन कर देंगे, आपकी समस्याएं सुन ली गई। तो वो केएल शर्मा साहब की भूमिका उतनी ही रही है, उससे बढ़कर उनकी भूमिका नहीं रही है कि किस बूथ पर कैसे अरेंज किया जाए, किसको कितना पेमेंट दिया जाए, किस तरह संसाधन जुटाया जाए। बिल्कुल अविनाश जी सही कह रहे थे, चुनाव लड़ना और एक लीडर के तौर पे एक व्यक्तित्व जो होता है वो चीजें उनमें नहीं है। वह केवल खड़ाऊ लेकर के गए हैं, लेकिन अब उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कैप्टन सतीश शर्मा जैसे लोग नहीं है, शीला कौल जैसे लोग नहीं है, अरुण नेहरू जैसे लोग नहीं है कि वह जो केएल शर्मा जो है वहां पे चुनाव जीत जाएंगे। मुझे तो लगता है कि स्मृति ईरानी देखिएगा ऐतिहासिक जो है मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज यह कि उसका असर सीधे जो है रायबरेली पर पड़ेगा। देखिए रायबरेली के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। 2009 में जब वहां चुनाव होता है, सोनिया जी के खिलाफ जब आरबी सिंह लड़ते हैं तो सिर्फ 25,000 वोट पाते हैं, लेकिन वही 2019 में जब वहां पे दिनेश प्रताप सिंह लड़ते हैं तो 3,75,000 वोट पाते हैं।
आप सोच लीजिए कि वो समीकरण कितना बदला। और आज की तारीख में तो उनके दो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो रायबरेली का और ऊंचाहार का, वो तो भाजपा के पास आ गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो जातिगत समीकरण, जो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि जातियों का खौलता हुआ कुंड है, वह समीकरण भी पूरी तरह से बदल गया है। एक दौर था जब ओबीसी वगैरह को लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ एक अपना मोर्चा दिखाई देता था, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा ओबीसी उसके साथ है। हाँ, एक चीज और है कि रायबरेली में 11% तकरीबन ब्राह्मण है, 12-13% मुस्लिम और 30% दलित है। दलितों की बड़ी भूमिका है। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कल्याणकारी योजनाओं के जरिए दलितों में अपना पैठ बनाई है, आपने देखा कि 2022 के चुनाव में मैं खुद रायबरेली का देख रहा था कि वहां पे तकरीबन 41% जो है गैर जाटो और लगभग 21% जो है जाटो जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि वह समीकरण जो बदले हैं उसका भी असर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, और कहीं ना उसका नुकसान जो है राहुल गांधी को होता हुआ दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी दुर्गति है। आपने देखा कि 22 के चुनाव में 67 जो है लोकसभा के चुनाव में 67 सीटों पर लड़ी, 4 पर केवल उसकी जमानत बची, 63 पर जमानत जब्त हो गई थी, उस पर रायबरेली सीट ही केवल निकल पाई थी। ये जो चीजें है ना, ये कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा उठाती है और नीचे भी गिराती है। तो एक चीज और है कि जो अमेठी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के साथ कभी कंधा जोड़े थे, आप देखेंगे आगे चल करके उसमें बहुतेरे नेता, बहुतेरे जो लीडर हैं, वह जो आकर के स्मृति ईरानी के साथ जुड़ते हुए आपको दिखेंगे। और उसका असर जो है सीधे रायबरेली पर भी पड़ेगा, क्योंकि रायबरेली और अमेठी जो ये जुड़वा भाई की तरह जो सीटें हैं, और गांधी परिवार की जो अपनी एक लंबी एक विरासत रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे वो संजय गांधी हो, चाहे इसके बाद जो कांग्रेस के लीडर रहे, चुनाव हारे, 3 बार ही ऐसा हुआ है, लेकिन वो दोबारा लौट करके आए हैं, मैदान नहीं छोड़े हैं। राहुल गांधी का यहाँ पे मैदान छोड़ देना, अमेठी से चले जाना, देखिए हार जीत तो जय पराजय तो चुनाव में लगा ही रहता है, लेकिन जो एक धारणा बनती है, एक जो मुस्तैदी से चुनाव लड़ा जाता है, वो सारी चीजें जो है ये इनके हट जाने से कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के खिलाफ ये गया, पूरे देश में गया है। और भारतीय जनता पार्टी आपने दिखाया कि किस तरह नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह किस तरह से तंज कसते हुए नजर आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर भी बदलाव के साथ साथ जो एक जो भारत के राजनीतिक जो परिदृश्य में मौजूदा जो हालात चल रही है, पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ जाता है। हाँ, यह सही चीज है कि अब कांग्रेस के जो लीडर है निसंदेह उनका बचाव करेंगे, उनके पक्ष में अपनी बातें कहेंगे, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, गुलाब बांटने से मोहब्बत होती तो माली सारे शहर का महबूब होता। वो राहुल गांधी को कुछ उसी तरह का प्रदर्शित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेठी का चुनाव से पहले कांग्रेस हार चुकी है, और यहाँ पे पूरी तरह से लड़ाई जो है इतनी कांटे की होनी जा रही है, क्या होगा कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। धीरेन्द्र जी, अच्छा एक बात और, मतलब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ अरविंद जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया गुलाब का, लेकिन एक बात और आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप जीत भी जाते हैं, आप दोनों सीटें जीत जाते हैं, तो भी आपको एक तो छोड़नी पड़ेगी, फिर उपचुनाव होगा, और उपचुनाव होगा तो आपका जरूरी नहीं कि आप यहाँ रायबरेली में फिर किसी को लाएंगे, या फिर आपने ये पहले से तय कर लिया कि उपचुनाव होगा और फिर प्रियंका गांधी जीतेंगी। कहीं इतनी लंबी योजना तो नहीं बना पा रहे जयराम रमेश, हालांकि इतनी लंबी योजनाएं उनकी बनती हुई दिखी नहीं है आज तक, लेकिन हो सकता है ये भी एक, आपको लगता है कि ये एक और रणनीतिक जो हाराकिरी जिसको कहते हैं कि आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी, या तो आप वहां छोड़ेंगे जहां आप कम्युनिस्टों के साथ पूरी सीधी टक्कर में लड़ रहे हैं। एनी बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, अगर एनी राजा की बात की जाए, वहां बड़े टक्कर में हैं। आप आईयूएमएल के सहारे वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और आईयूएमएल के झंडे ना वहां फहराए जा सके, आप इसके लिए अपनी पार्टी का भी झंडा नहीं फहराते हैं। आप इतने समझौतों के साथ वहां चुनाव लड़ रहे हैं, इतने कंपल्शन में हैं, और उसके बाद आप अपने परिवार की एक सीट, इसलिए मैं परिवार की कह रहा हूं कि ठीक है आप लगातार जीते रहे हो, 52 से उस सीट पर आपका है कब्जा, आपके रिश्तेदार रहे हैं, 1-2 बार छोड़ दीजिए तो आपकी पार्टी कांग्रेस ने किसी और को मौका दिया है, लेकिन ज्यादातर तो फैमिली मैटर रहा है। वहां भी आप ये गैम्बल कैसे खेल सकते हैं? क्या इसको एक पॉलिटिकल इमैच्योरिटी नहीं कहा जा सकता? नहीं धीरेन्द्र पुंडा जी, हमें जो जानकारी मिली है कि 2-3 दिन तक घर में बहुत विमर्श चला है कि कौन कहां से लड़ेगा।
तो ये तय हुआ है कि जो वायनाड की सीट है उसको राहुल गांधी जी छोड़ देंगे और वहां प्रियंका लड़ेगी। यानी साउथ में जो है प्रियंका जो है अपना वहां कांग्रेस को संभालेंगी और नॉर्थ में जो है राहुल गांधी जी जो है संभालेंगे। एक चीज और रहा, दरअसल हम लोगों के यहाँ भारतीय समाज में जो है एक पितृसत्तात्मक जो एक सोच है वो कहीं ना कहीं जो है उत्तराधिकार के तौर पे जो है सोनिया गांधी के बाद आपने देखा कि अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी फ्रेम में फिट हुए और बने भी, तो ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पे जो है राहुल गांधी रायबरेली में अगर जीत जाते हैं तो उसका प्रतिनिधित्व करते रहे। देखिए, चाहे उत्तराधिकार में अयोग्य होना अलग बात है, लेकिन वो कभी राजनीति में बाधा नहीं बनती है। और वो राहुल गांधी, ये अलग बात है कि कई बार चुनाव हारे, 2004 से संसदीय जीवन में है कुछ बहुत करामात नहीं दिखा पाए। वो लगातार जो है लगभग 55 विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा विधानसभा के मिलाकर उसमें 45 से अधिक वो चुनाव हारे हैं। लेकिन ये तय हुआ है कि वायनाड की सीट वो छोड़ेंगे और वहां से प्रियंका गांधी लड़ेगी और दक्षिण भारत को देखेंगे और ये उत्तर भारत में अपनी कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इन लोगों की रणनीति यही है, लेकिन वो क्या होगा यह कहना तो भी बहुत मुश्किल है। जी धीरेन्द्र जी, मैं अभय जी के पास आता हूं। अभय जी, आप सुन पा रहे हैं? अभय जी का संपर्क थोड़ा सा नेट धीरेन्द्र जी मैं सुन पा रहा हूं। जी अभय जी, आप ये बताइए कि ये जो अगर हम लोग सपा को हटा देते, चूंकि अभी बसपा की बात हुई है, बसपा के पास अपने काडर का वोट मजबूत है, चाहे आप कुछ भी कहिए, वो बड़े अच्छे से लड़ रहे हैं और इस सीट पर तो उनके पास 34% वोटर है, लगभग 34%, 32 से 34 अरविंद जी ने बताया जितना। अगर हम उसको गौर करते हैं तो वो लड़ रही है, अगर वो लड़ रही है तो आप उसके वोट को अपने में काउंट नहीं कर सकते हैं। आपको मिलता भी दिख नहीं रहा है, या तो वो बसपा पे जा रहा है और या फिर वो बीजेपी पे जा रहा है। बाकी अगर आप जिस जाति की लड़ाई, जिस जाति पर आप काउंटिंग और जिस तरह का आपने जो अफर्मेटिव एक्शन की बात की, यानी इस तरह की चीजें जो आपने अपने उसमें जोड़ी है, जो सीधे तौर पर कम्युनिस्ट एजेंडे को लागू करती है, वो कांग्रेस का मुखपत्र से ज्यादा, कांग्रेस के घोषणा पत्र से ज्यादा वो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र लगता है। तो आपको लग रहा है कि जो सपा का जो इसको सहयोग है उसके दम पर ही लड़ने की ज्यादा कोशिश दिख रही है, अगर हम लोग देखें? बिल्कुल धीरेन्द्र पुंडीर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। और इससे पहले भी हम लोग इसी चैनल पर आप ही के साथ हम लोग ये बात को डिस्कस कर चुके हैं कि आज गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ रही है, तो सबसे बड़ा उसका कारण है कि इसका सपा के साथ गठजोड़ होना, सहयोग होना। और मैं बताऊं कि इन्होंने सपा को भी थोड़ी सी कमजोर कर दिया कि इन्होंने जो लेट से नौटंकी नहीं कहेंगे, इसके लिए थोड़ा दूसरा वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने जो मतलब कि आगे पीछे हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, यह सब बात करके इन्होंने थोड़ा उसकी भी इज्जत को कम किया है। और एक बात आगे आपकी बात में जवाब देने के पहले मैं बताऊं कि अगर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीतते हैं तो वायनाड सीट को छोड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि आईयूएमएल के ब्लैकमेलिंग से और आईयूएमएल का जो मतलब जो उसका जो डिमांड जो बढ़ता जा रहा है उससे वो काफी परेशान हो चुके हैं और उसे पीठ छुड़ाना चाह रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि अगर दोनों जगह से जीतते हैं तो रायबरेली की सीट कंटिन्यू करेंगे और उसका कारण होगा आईयूएमएल के द्वारा जो डिमांड बढ़ाता जा रहा है। उसके बाद मैं बताऊं कि एक बात और अगर हम देखें तो ये कि जब देखते हैं कि बसपा के पास वोट तो है, लेकिन बसपा का जो हाल के दिनों में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उनका जो परफॉर्मेंस जो खराब हुआ है, तो उनके बहुत सारे वोटर उसको छोड़ के जा भी रहे हैं। मानना पड़ेगा कि 2014 में जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके पास अपने काडर को अभी भी अपने पास रखने की शक्ति है, क्योंकि वो कांग्रेस को नहीं मिलता दिख रहा। मेरा यह कहना है कि उसका काडर कांग्रेस के साथ अब जेल की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस के साथ तो बिल्कुल उनका काडर कनेक्ट नहीं करेगा, इसी कोई गुंजाइश नहीं कि कनेक्ट करेगा कांग्रेस के साथ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि उनका भी वोट कम हो रहा है तो बीजेपी की तरफ जाएगा, उनका कुछ बीजेपी की तरफ भी जा सकता है, कुछ उनके साथ कंटिन्यू करेगा, लेकिन कांग्रेस के साथ जाएगा इसकी कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस को अंत में खुद और समाजवादी पार्टी के वोट पर ही भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जबकि बीजेपी के लिए स्पेस ओपन है। बीजेपी के लिए अपना वोट है, जो कुछ एमएलए वगैरह आने की अभी आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, उनकी बात है। और बसपा का जो वोट टूट करके इधर आ रहा है
उससे भी वोट बढ़ने की संभावना है। तो बीजेपी के लिए स्पेस ओपन है, जबकि इनको समाजवादी पार्टी के साथ जितना ज्यादा कोलैबोरेशन होकर कर सकते उतना करना पड़ेगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी भी अगर कोई पहले वाला खोज रहा है तो मुलायम सिंह वाली समाजवादी पार्टी नहीं है। यह समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। मुलायम सिंह यादव का एक अलग प्रकार का जनाधार होता था, लेकिन अखिलेश यादव में अगर कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव में मुलायम सिंह यादव का अक्स देखती हो तो कांग्रेस पार्टी का यह है, दिवा स्वप्न है। लेकिन कहने का यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम इन दोनों सीटों पर भी आने वाला इलेक्शन आसान नहीं होगा। इनको काफी मेहनत करना पड़ेगा और फिर देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। जी पुनीर साहब। अविनाश, एक सवाल और मैं पूछ रहा हूं कि क्या इससे जो है समाजवादी पार्टी के साथ जो रिश्ते की बात हो रही थी वो टफ हो गया है? मतलब समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि अगर सोनिया प्रियंका लड़ेंगी, जो इस गठबंधन की अभी भी कहा जा रहा कांग्रेसियों के मुताबिक सूत्रधार हैं और काफ़ी बड़ा उन्होंने मेहनत की है इस गठबंधन को कराने में, अब वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। और उसके बाद राहुल गांधी बहुत जिस हिल हवाले से जिस तरह चेंज की, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सपा के साथ भी इस बात को लेके हल्का फुल्का कहीं तनाव हो सकता है? देखिए, फिलहाल वैसा होता दिख नहीं रहा है धीरेन्द्र जी, क्योंकि जब नॉमिनेशन के लिए राहुल गांधी पहुंचने वाले थे तो हम लोग रायबरेली में जो कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है, जो केंद्रीय भवन जिसको कहा जाता है, वहां पर हम लोग मौजूद थे। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा हम लोगों को जो सपा के कार्यकर्ता थे वो नजर आए। देखिए, ये जो फैसला है राहुल और प्रियंका को चुनाव लड़ाने को लेकर, तो चूंकि अखिलेश यादव को भी पता है कि वो जो पार्टी कांग्रेस तय करेगी उसी लाइन पर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, यह सच जरूर है कि गठबंधन को अमली जामा पहुंचाने में और इसको एक फाइनल टच देने में दोनों ही दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब एक समय ऐसा लग रहा था कि गठबंधन टूट जाएगा, एक तरफ अजय राय ने मोर्चा खोल दिया था, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने, यहां तक कि एक दूसरे के जो बड़े नेता हैं उन पर लगातार हमले किए जा रहे थे। हालांकि बीच बचाव किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, प्रियंका गांधी की इसमें एक अहम भूमिका मानी गई, क्योंकि माना गया कि प्रियंका गांधी ने सीधी बातचीत की अखिलेश यादव से और दोनों नेताओं ने तय किया कि नहीं, इस गठबंधन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस फैसले से कि राहुल गांधी को वहां से चुनाव लड़ाया गया, प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ाया गया, इससे बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है मुझे, खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो रिश्ता है। देखिए, चूंकि ये एक पॉलिटिकल मजबूरी भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस को भी पता है और समाजवादी पार्टी को भी पता है कि बिना साथ मिले हुए लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के किस तरीके से बीजेपी को पटकनी दी जाए, इसी फिराक में दोनों पार्टियां हैं। हालांकि जो रिश्ते हैं दोनों पार्टियों के, उन रिश्तों पर कोई बहुत खास असर पड़ता हुआ इस फैसले से नजर नहीं आ रहा है। मैं एक बार अजय राय की बाइट सुनवा के अरविंद जी के पास जाऊंगा। अजय राय भी कुछ बता रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोगों की बहुप्रतीक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले लोग वहाँ पर सामने हैं। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे सीसी की जो हमारी कमेटी है, जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ। अब अरविंद जी, आपको लगता है कि अगर हम, चूंकि इस सीट पर बस नाम आने की देर थी, अब उस लड़ाई पर, अमेठी की लड़ाई तो आपके मुताबिक भी और तमाम लोगों के मुताबिक जो राजनीतिक समीक्षक हैं और लगभग 4 दशक से इस क्षेत्र की राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश की देखते हैं, आपको लगता है कि सपा भी कुछ इस गठबंधन में आके हासिल करने की बजाय कांग्रेस उसी के कंधे पे चल रही है, ऐसा लग रहा है? जी, पहले एक बात मैं बताऊं, एक घटना आपको फिर स्पष्ट हो जाएगा। 1989 में जब मुलायम सिंह यादव बीपी सिंह से अलग होकर के जब यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगे, तो राजेंद्र कुमारी वाजपेयी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुआ करती थी।
मुलायम सिंह यादव वगैरह बड़े नेता थे कांग्रेस के उस समय, सभी लोगों ने मना किया कि नहीं, मुलायम सिंह यादव को समर्थन न दिया जाए क्योंकि कांग्रेस को खा जाएंगे। वही हुआ, वो कांग्रेस को खा गए। देखिए, अखिलेश यादव की भी नजर 2024 से ज्यादा 2027 के चुनाव पर है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत हो। कांग्रेस का मजबूत होना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं होगा। निसंदेह जो है, चूंकि विपक्ष में वो हैं और कांग्रेस के साथ अगर वो खड़े नहीं होते तो निसंदेह उनके खिलाफ जाता कि वह बीजेपी को मदद कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। इसको एक वक्त था जब मुलायम सिंह गठन किए थे सपा का, तो उस समय कहा जाता था कि बीजेपी की बी टीम है, तो इनकी मजबूरी थी कि कंधे को जोड़ना। लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस बहुत मजबूत हो। सच तो यह है कि अगर राहुल गांधी अगर रायबरेली से चुनाव हारेंगे तो अखिलेश यादव से बड़ी खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार जो है वो साबित करेंगे कि देखिए, हमें उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ हम ही एक ऐसा है, हमारी एक पार्टी ऐसी है जो मुस्तकबिल खड़ी है। तो वो आप दिखाने को भले ही जो है अपने कंधे को जोड़ने को, लेकिन वो दिल से कभी नहीं चाहेंगे। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर राहुल गांधी को अगर शिकस्त मिलती है रायबरेली में तो समाजवादी पार्टी के लिए वह शुभ संकेत होगा, क्योंकि वह जो है पूरी तरह से ये जैसे कि आज की तारीख में मुस्लिम वोटों को लेकर के जिस तरह लाशेबाजी हो रही है, आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों दल में कोई भी बड़ा नेता जो है मुस्लिम बहुल सीटों में एक साथ जाकर के प्रचार नहीं किया। अखिलेश जी नहीं चाहते थे कि वहां साथ में प्रचार किया जाए कि अगर वहां कोई चुनाव जीत जाए तो फिर यह कहने को हो जाए कि कांग्रेस का जो है कैंडिडेट जीत गया है, कांग्रेस के पक्ष में मुसलमान है। तो ये धारणाओं को बनाने के लिए जो है पूरी तरह से ये लोग अपनी अंदरूनी एक राजनीति है। एक चीज और समझना होगा कि रायबरेली में यादव सिर्फ 6 से 7% है और समाजवादी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है विशेष रूप से यादव और मुसलमान ही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब अब चुनाव के दरमियान लड़ाई में जब मोदी जी यहाँ पे उतरेंगे रायबरेली में या अमित शाह वो जो प्रचारित करेंगे, जो दलितों की आबादी 30-32% है कि यह जो है कांग्रेस पार्टी आपका जो है रिजर्वेशन छीन करके ओबीसी का एससी का मुसलमानों को दे रही है, तो उसका क्या होगा, उसका काट कैसे वहां पे राहुल गांधी और बाकी लोग कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं ढूंढ पाएंगे। बहुत ही कठिन सौदा होगा। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को रायबरेली में ही घेर लेने की भाजपा की इतनी बड़ी योजना होगी कि उससे बाहर निकल करके अगर वो प्रचार भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे के लिए होगा। तो अगर वो दोनों लोग अगर चुनाव लड़े होते, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, तो निसंदेह जो है केवल रायबरेली अमेठी ही नहीं बल्कि अगल बगल के सीटें चाहे सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, ये सारी चीजों पर भी प्रभाव पड़ता। लेकिन ये कांग्रेस जो है मुझे लगता है हो सकता है कि उसकी अपनी एक रणनीति हो, लेकिन आज की तारीख में अगर हम लोग जैसे समीक्षक देखेंगे तो यही कहेंगे कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से यहाँ पे घिरती हुई नजर आ रही है।